नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। राजधर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, धर्म की चर्चा तो हर कोई करता है, लेकिन राजधर्म की चर्चा नहीं हो पाती। इसीलिए हमारे शो का नाम राजधर्म है और हमारा मकसद हर मुद्दे को राजधर्म की कसौटी पर कसना है, क्योंकि सही वही है जो राजधर्म कहता है। राजधर्म के बारे में तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा भी है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरित श्रुति नीति। जो सत्ता में हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि किसी को भी शारीरिक, प्राकृतिक और भौतिक कष्ट न हो, लोगों में एक दूसरे के लिए प्रेम हो और मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए अपने धर्म का पालन करें। अब मुद्दे की बात। देखिए, सोशल मीडिया पर फैली एक छोटी सी अफवाह देश भर में ऐसे फैली जो अब तक 21 लोगों की जान ले चुकी है। जी हां, अफवाह, 21 लोगों की जान। सिर्फ शक के आधार पर भीड़ ने अनजान लोगों को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। राजधर्म में आज का हमारा सवाल यही है कि देश में जान से मारने वाली यह अफवाह आखिर कौन फैला रहा है। बच्चा चोरी की अफवाह ने महाराष्ट्र में ली 5 लोगों की जान। धुले में 5 लोगों को गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला। देश भर में बच्चा चोरी की अफवाह वाले मैसेज वायरल हुए। वायरल मैसेज में बच्चा चुराने वाले गिरोह के आने की बात। 15 दिन के भीतर गुजरात में पिटाई की 10 घटनाएं। 2 महीने में बच्चा चोरी की अफवाह ने ली 21 लोगों की जान। देश में जान से मारने वाली अफवाह कौन फैला रहा है? सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज में ऐसा क्या लिखा है जिससे लोग हत्या करने से भी पीछे नहीं हट रहे। देखिए जरा। ये 15 से 20 लोगों की टोली आने की बात कही गई और लिखा है उनके साथ बच्चे और महिलाएं भी होती हैं, उनके पास हथियार भी होते हैं। आधी रात को किसी भी वक्त ये आते हैं और बच्चे के रोने की आवाज आती है। दरवाजा न खोलें, प्लीज ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें। यह स्थानीय पुलिस की तरफ से मैसेज है। पूरे एरिया में 2 से 3 दिन के अंदर ये फैल जाना चाहिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहें। जनहित में जारी। शुरू में देखिए, ये मैसेज शुरुआत होता है, कृपया सावधान रहें। रांची, घोराठी, तिलैया, ये जगहों के नाम लिखे हुए हैं जहां जहां पर ये गैंग सक्रिय होने की बात कही गई है। और ये जो वायरल मैसेज हमने आपको दिखाया, ये देश भर में फैल रहा है। बस जगहों के नाम बदलकर इन्हें आगे के हिस्सों में फैलाया जा रहा है। इसी वायरल मैसेज ने महाराष्ट्र के धुले में 5 लोगों की जान ले ली है। आपको बता दें, यह सिर्फ 5 लोगों की जान का मामला नहीं है, बल्कि साफ तौर पर 21 लोगों की जान अब तक देश भर में इसको लेकर जा चुकी है। अब इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ विक्रम सिंह हैं, एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। हमारे साथ डॉक्टर संदीप वोरा हैं, मनोचिकित्सक हैं, और हमारे साथ सोनम महाजन हैं जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले संदीप वोरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैसेज वायरल हुआ, अफवाह फैली, कुछ लोगों के बारे में कहा गया कि उनकी मोडस ऑपरेंडी ये होती है, और लोगों ने शक की बिना पर कुछ लोगों को संदिग्ध हालत में पाया और उन्हें इतना पीटना शुरू किया कि उनकी मौत हो गई। ये किस तरीके की मानसिकता है? क्योंकि कहीं इस बात की पुष्टि नहीं है कि जो लोग मारे गए वो बच्चा चोर गैंग से जुड़े हुए थे। देखिए, ये मॉब मेंटेलिटी वाली बात है और अफवाहों पर लोगों का एक्शन इस तरीके का है कि जिसमें लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। लोगों की एक दूसरे की बात सुनकर बिना अपना दिमाग को फोकस किए हुए कि इसमें सच्चाई है या नहीं, बिना तथ्यों के जाने वो जो एक र्यूमर है उसको इतना वो जब स्ट्रांग हो जाती है तो लोग उसके बहकावे में आकर एक्ट करते हैं। ये जो चीज़ है ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह से अगर मैसेजेस पे हम एक्ट करने लगे तो उसमें जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे इसकी ट्रूथफुलनेस, तब तक आप कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए और अपने हाथ में कानून लेने का तो मतलब ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से मॉब मेंटेलिटी का पार्ट है। साइकी इस तरह की बन जाती है कि अगर एक को लगता है कि वो सच है तो दूसरे को भी वो समझाता है, या दूसरा समझता है कि अगर पहला वाला सोच रहा है तो वो भी मैं भी वही सोचूं। उसकी वजह से और जो भी उनके सामने एक सॉफ्ट टारगेट आता है उस पर अपना गुस्सा शक की बुनियाद पर या वैसे ही वो जाहिर करते हैं और अनफॉर्चुनेटली इस तरह की प्रेशियस लाइव्स हम लूज करते हैं। जी विक्रम सिंह साहब, ये जो वायरल मैसेज है आपने नोटिस किया होगा, ये वायरल मैसेज पुलिस के नाम से फैलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि
पुलिस ने इसे जनहित में जारी किया है। ऐसे में लोगों को इस पर भरोसा और ज्यादा हो गया और किसी भी संदिग्ध हालत में किसी व्यक्ति को किसी ने देखा तो पकड़ करके पीटना शुरू कर दिया। ऐसे मामलों में जब मॉब का हमला होता है, जब भीड़ किसी को मारती है, तो ये एक बहुत बड़ा पुलिस के लिए भी चुनौती होती है कि अब ऐसी अफवाह से कैसे निपटें और ऐसी भीड़ से कैसे निपटें जो किसी की भी जान लेने पर आमादा है। पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए ऐसे में? देखिए, ये स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है कि इस प्रकार की अफवाहें, और वो भी बहुत ही नकारात्मक प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और पुलिस के नाम से फैलाई जा रही हैं। पहले मन में संशय, फिर मन में को भयाक्रांत करना, और जब मन एक बार भयाक्रांत हो जाता है उसके बाद आक्रामक होकर के असंयत व्यवहार करना। तो पुलिस की एक बहुत बड़ी भूमिका है कि जहां पहले मुखबिर वगैरह जा करके आपको आपराधिक अभिसूचना देते थे, अब सोशल मीडिया के बारे में भी आपको, और कई 3 स्टेट्स ने अपने अभिसूचना तंत्र को सोशल मीडिया पे व्यवस्थित किया है और उसके बड़े सकारात्मक परिणाम आए हैं। क्योंकि अब जो शरारती तत्व हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाना, सीरिया और इराक के वीडियोस को एक रूपांतरित करके हमारे यहाँ के कश्मीर का बता करके अफवाह और जनमानस में एक आक्रोश और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की बातें हैं। तो पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल हो रहा है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में अपने सूत्र को सजग करना, और एक एक जो इस प्रकार की आपत्तिजनक बातें आ रही हैं, जो मीडिया के हमारे जो ग्रुप्स के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करना, आपत्तिजनक और फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, चाहे धारा 153A आईपीसी की हो या इसके अलावा आईटी एक्ट की हो अथवा दोनों की हो। लेकिन कार्रवाई केवल 2 राज्यों में हुई है पूरे भारत में, और विशेषकर जहां पर यह उन्माद हुआ है वहां पर अभी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि इनको कार्रवाई करने का समय आ गया है, जिससे कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण और उसके परिणाम स्वरूप अफवाह फैलाना और फेक न्यूज़ के प्रचार और प्रसार के ऊपर प्रभावी नियंत्रण होना आवश्यक है। हमारे साथ सोनम महाजन है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। सोशल मीडिया के नियंत्रण पर हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें यहाँ पर आपको कि महाराष्ट्र में धुले के रायनपाड़ा गांव में उसी जगह से हम आपको मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां सैकड़ों की भीड़ ने सिर्फ शक के आधार पर 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। धुले जिले के इसी रायनपाड़ा गांव में रविवार की सुबह करीब 11 बजे मार्केट लगा हुआ था, जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, खरीदारी कर रहे थे। इन्हीं सैकड़ों की भीड़ में कुछ अज्ञात लोग दिखाई दे और फिर गांव के लोगों की नज़र उन अज्ञात लोगों पर पड़ी। स्थानीय एक व्यक्ति की नज़र पड़ी कि वह व्यक्ति एक बच्चे से बातचीत कर रहा है, जिसके बाद शक निर्माण हुआ कि ये सभी बाहर से आए हुए लोग बच्चा चोरी गिरोह के सदस्य हो सकते हैं। और इसी शक के आधार पर गाँव के स्थानीय लोगों ने इन 5 लोगों के साथ मारपीट की और इतनी बेरहमी से मारपीट की कि 5 लोगों की जान चली गई। ये जो सामने आप ग्राम पंचायत का दफ्तर देख रहे हैं, ग्राम पंचायत के दफ्तर के भीतर लेकर गए और फिर वहां पर मारपीट की। इतना ही नहीं, लोगों ने दरवाजे और खिड़कियां तोड़ी और उसकी लकड़ी से भी हमला किया और इतनी बेरहमी से मारा कि इन 5 लोगों की मौत हो गई। जब जांच किया गया तो पता चला यह 5 लोग यहाँ के नहीं हैं, बल्कि यह 5 लोग सोलापुर के हैं। सोलापुर जिले से यहाँ पर आए हुए थे। जब पुलिस ने इसकी प्राथमिक जांच की और उनके परिजनों से बातचीत की तो उनके परिजनों ने बताया कि ये लोग भिक्षा मांगने वाले लोग हैं, जो कि सोलापुर से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा मांगने के लिए ही वो रायनपाड़ा गाँव में आए हुए थे और यहाँ स्थानीय लोगों ने उन्हें निशाना बनाया। कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या शक के आधार पर या फिर सोशल मीडिया पर फैल रहे मैसेज के आधार पर यह कृत्य किया गया या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी, यह फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, धुले। अब पीड़ित परिवार सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। उनके मुताबिक वो लोग जगह जगह घूमकर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। 5 लोगों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं, जिन्हें भीड़ ने अपना निशाना बनाया। रायनपाड़ा गांव में भीड़ ने जिन 5 लोगों की हत्या की उसमें से 2 सगे भाई थे। उनके परिजनों को आप देख सकते हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं। सुबह कितने बजे आप लोग कहां से आए हो और क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग उधर सोलापुर से आए, सोलापुर से हम लोग भिक्षा मांगने के लिए गए था। अभी उसका हमारा ये हो गए, आदमी लोगों ने मार दिया। कोई चावल, कोई दाल, जो होगा जो मांग के लाता है हमको खिलाता है। हमको जाओ बोलता तुम मत जाओ मांगने के लिए, हम खिलाएगा, ऐसा बोला हमको। वो गया गांव में 8-9 बजे गया, फिर गांव में गया 10 बजे, फिर वो बस से उतरा। उसने लोगों ने क्या किया हमको मालूम पड़ा। हमको दवाखाने में रुका है, उधर में देखा, उधर में नाम बताया, वो बोला मार दिया तुम्हारे लोग। उधर में देख लिया हम लोग,
फिर रोते रोते बैठ गए। जिंदगी हमारा खराब हो गई बाबा। गांव के लोग हैं, उन्होंने ये बोला कि बच्चा उठाने आए थे ये लोग, ऐसा बोला। तो आप लोग क्या बच्चा उठाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं बाबा, हमको क्या करना, बच्चा उठाता। हमको हमारा बच्चा मैदान में पड़ा है, या हमारा बाल बच्चे कोई संभालता नहीं, उसको भगवान जानता है। हम बच्चे लेकर क्या करेगा? बच्चे पकड़ने वाला ऐसा तंबू लगा था क्या? तो अभी आप क्या मांग कर रहे हो, किस लिए आप लोग बैठे हो? आप लोग ने अभी तक जो पार्थिव शरीर है वो नहीं लिया है, क्यों, क्या मांग है आपकी? हमारा लड़का बच्चे को नौकरी दो, हमारे को थोड़ा मदद करो सरकार लोग। हाँ, हमारे बाल बच्चे को संभालो, और क्या चाहिए हमको। उनके परिजन हैं जो कि अब मांग कर रहे हैं कि सरकार इनकी देखभाल करे, इनके परिवार के लिए कुछ करे, ताकि इनका जो भविष्य है वो सुधर सके, क्योंकि अब इनके सिर पर से आसरा उठ गया है। मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, धुले। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सोनम महाजन हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। सोनम, आपसे जानना चाहेंगे कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर का लोग इस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों की जान जा रही है। ये अफवाह आपने सुनी होगी, इस तरीके की तमाम अफवाहें और फेक मैसेजेस घूमते हैं, लोग फॉरवर्ड करते हैं, पुलिस की अपील इसमें लिखी होती है, पुलिस के नाम पर फॉरवर्ड किए जाते हैं। ये इस पर मॉनिटरिंग की बात विक्रम सिंह साहब कर रहे हैं, इस पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं, कैसे मुमकिन है? अनुराग जी, सोशल मीडिया बना था कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप्स के लिए, कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हों। परिवारों में जो दूर रहने से जो दूरी बढ़ जाती है, दूसरे शहरों में रहने से लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। पर जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, और ये हमारा जो देश है, ये 100 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी है। अगर हम ये कहेंगे कि हर चीज़ मॉनिटर की जा सके तो नहीं की जा सकती, बट बहुत हद तक इसको मिटिगेट ज़रूर किया जा सकता है। आप व्हाट्सएप की बात से हटके मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी जो मैंने खुद देखा था। हम सबको पता है कि कठुआ में कितना दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई है। उसके बाद जो एक्यूज्ड है उसके वो जेल में बंद है, पर बॉलीवुड के ही एक एक्टर, एक जेड ग्रेड एक्टर, उन्होंने उस एक एक्यूज्ड के नाम से फोटो डाउनलोड की फेसबुक से। जो लड़का, वो एक्यूज नहीं था, कोई और था, पर उसका नाम एक एक्यूज के जैसा सेम नाम था, विशाल जंगोत्रा, और वो फोटो शेयर कर दी हर जगह। अब उस लड़के से मेरी पर्सनली बात हुई, क्योंकि मैं खुद जम्मू से आती हूँ, और आज वो बताता है कि उसका जो जीना दुश्वार हो चुका है। वो बस में बैठता है तो लोग कहते हैं कि तुम तो रेपिस्ट हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इससे पहले कि हम व्हाट्सएप की बात करें, जब हमारी पुलिस हर जगह मौजूद है, मुंबई पुलिस ट्विटर पे है, हर जगह है, अगर आप साइबर हाइजीन ला नहीं पा रहे हो, अगर आपको अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, तो आप जब तक कुछ लोगों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक पुलिस कॉल्स इट आउट और आप उनको सजा नहीं देंगे, आम लोगों की जिंदगी खतरे में डालने के लिए, लोग कैसे सीखेंगे? तो जब आप जो सामने देख रहे हो आप उस पे ही एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आम लोग, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या सीखेगा, वो क्या एग्जाम्पल लेगा? धुले के जिस गांव की घटना का जिक्र हम कर रहे हैं, वहां पूरे गांव में अब सन्नाटा है। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह रायनपाड़ा गांव पहुंचे, जहां हर घर के बाहर उन्हें केवल सन्नाटा दिखा। गांव में कोई युवक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस अब तक करीब 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रायनपाड़ा गांव में हम मौजूद हैं, और ये आप देखें किस प्रकार से, आप घरों को देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपको बुजुर्ग लोग नजर आएंगे या फिर महिलाएं नजर आएंगी, कोई भी पुरुष या युवक आपको नजर नहीं आएगा। इन जो आप दंपत्ति को देख रहे हैं, इनके घर के ठीक पीछे यह एक हॉस्टल है, स्कूल और हॉस्टल है, जो कि भरा रहता था छात्रों से। ये आदिवासी विकास के लिए बनाया गया यह हॉस्टल है, लेकिन फिलहाल हॉस्टल में कोई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ जो रहते हैं वो रविवार को जो बाजार लगता है उस बाजार में मौजूद थे, जहां पर यह घटना हुई और 5 लोगों की मौत हुई। हम रायनपाड़ा गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको गांव की तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ घटना के बाद से किस प्रकार की तनाव की स्थिति है, और ऐसी स्थिति है कि गांव में कोई भी पुरुष या युवक मौजूद नहीं है। यह आप दूसरा घर देखें, आपको सिर्फ जो गाय हैं, जानवर हैं, वो नजर आएंगे, कोई भी परिवार के सदस्य नजर नहीं आएंगे। घरों के भीतर महिलाएं हैं, लेकिन कोई भी पुरुष या युवक, कोई भी बच्चा मौजूद नहीं है। आप तीसरा घर देखें तो आपको बाइक नजर आएंगे, गाड़ियां तो नजर आ रही हैं, लेकिन कोई भी इसे
घर के बाहर कोई पुरुष व्यक्ति मौजूद नहीं है। इसकी वजह यह है कि पुलिस जिस प्रकार से कल से लगातार गिरफ्तारी कर रही है, जिस प्रकार से ये घटना हुई, पुलिस ने सबसे पहले तो 15 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद फिर गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। और देखिए ये गांव का एक और घर आपको नजर आएगा, सुनसान पड़ा हुआ, कोई भी घर में मौजूद नहीं है। इसी प्रकार से इस गांव में जितने भी घर हैं वहां इसी प्रकार की तस्वीर देखने को मिल रही है। तो ऐसे पर पुलिस का खौफ है कि पुलिस उन्हें हिरासत में लेगी, पूछताछ करेगी या फिर उन पर भी केस दर्ज करेगी। इसीलिए जब यह घटना हुई तो कल देर शाम को गांव के जितने भी पुरुष और युवक थे वो यहाँ से निकलकर दूसरे गाँव में या अपने रिश्तेदारों के यहाँ या फिर यहाँ से कहीं दूर चले गए हैं। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, धुले। धुले की घटना पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने 5 लोगों की हत्या में शामिल दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का दावा किया है। तो साथ ही लोगों से अपील भी की है कि ऐसी अफवाहों पर वो ध्यान न दें। Anybody who is responsible for this deaths, which are very unfortunate, we will take a strong action against them, and I'll appeal everybody not to believe in whatever posts are there on the social media. You confirm it. If you find anybody who is suspicious, you can hand them over to the police, but you cannot take law in your own hand. एबीपी न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि इस तरह की कोई अफवाह अगर आपको सोशल मीडिया के किसी भी ज़रिए से मिलती है तो एक बार पास के थाने में जाकर उसकी इत्तला करें, पुलिस को इसकी जानकारी दें। आपके लिए कानून व्यवस्था है, उसका ये काम है कि वो इस तरीके की अफवाहों पर या सच्ची खबरों पर अपना काम करे। ये काम लोगों का नहीं है कि वो शक के आधार पर किसी को पीटें, कानून अपने हाथ में लें और उसकी जान ले लें। हम चर्चा जारी रखे हुए हैं। संदीप वोरा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने अपील भी कर दी, पुलिस ने भी अपील कर दी, सबसे कह दिया कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन जब बात बच्चों की आती है, जब बात परिवार की आती है, तो इंसान के सोचने समझने की एक क्षमता जवाब दे जाती है। फिर उसे केवल अपना परिवार दिखता है, अपने बच्चे दिखते हैं। और जब भीड़ की हम बात करते हैं तो फिर भीड़ के तंत्र पर किसी का बस नहीं चलता। मारो मारो की आवाज़ आती है और सब मारने लग जाते हैं। इससे ये किस तरीके की मानसिकता है जो हम जानते हैं कि पुलिस व्यवस्था हमारे लिए काम कर रही है, लेकिन हम पुलिस के पास नहीं जाते, हम खुद कानून हाथ में ले लेते हैं। देखिए, इसमें मॉब साइकी में यही होता है कि आप अपना रैशनैलिटी और लॉजिक को छोड़ देते हैं। आप देखा देखी भेड़ चाल के रूप में जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसी में चले जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल पुलिस है, उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने ज़रूरी हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है कि हमारी प्रोटेक्शन अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो नहीं होगी या पुलिस में सुनवाई नहीं होगी। तो इस तरह की र्यूमर्स को एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ऑफिशियली रिफ्यूट करना, बताना कि ये अफवाहें हैं, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, लोगों को जिन्होंने इस तरह की हरकत की है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना, ताकि एक एग्जेम्पलरी उनके सामने पनिशमेंट हो कि उनको समझ आए बाकियों को कि आप ऐसे कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो लोकल पुलिस के पास जाना, अपना आपको अगर शक है तो आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेना, वो सही रास्ता है। जब तक ये राइट मैसेज नहीं जाएगा तब तक इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकने में दिक्कत आ सकती है। तो ये मॉब की मेंटेलिटी को रोकने के लिए ज़रूरी है कि सबको पता लगे कि जो उस मॉब में इन्वॉल्व थे उनको पनिशमेंट मिली। जब वो नहीं मिलती है तो लोग फिर उसको रीइंफोर्स हो जाता है, उनको लगता है कि हम अपने हिसाब से कुछ भी कर लेंगे, हमें कोई कुछ कहेगा नहीं। तो ये राइट मैसेज सोसाइटी में जाना ज़रूरी है। सोशल मीडिया, जैसे पहले हमारे को पैनलिस्ट बोल रही थी कि कंस्ट्रक्टिव यूज़ के लिए है, सिमिलरली सोशल मीडिया के थ्रू ही पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि वो राइट मैसेज आगे स्प्रेड करे, ताकि जो जहां पर उनको र्यूमर्स आ रही हैं तो उस र्यूमर्स को काउंटर करने के लिए भी हमारे पास वही एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि उनको समझ पता लगे कि ये ट्रू स्टोरी कौन सी है और फॉल्स स्टोरी कौन सी है। ये जब तक हम सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज डालने का एक मैकेनिज्म नहीं करेंगे, जो आईटी एक्ट के थ्रू पनिशमेंट नहीं देंगे, या लोगों को जब तक समझ नहीं आएगा कि ये इतना आसान नहीं है कि आपका जब दिल किया आपने कुछ भी फेक न्यूज़ चला दी और बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, मैं विक्रम सिंह साहब आपसे जानना चाहूँगा कि अफवाहें फैलाने वाले व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं कि आप देखिए लोगों की जान तक चली जाती है। क्या पुलिस को अब इस मामले में लोगों को जागरूक करने के लिए इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल
इसी तरीके से नहीं करना चाहिए कि अगर कोई अफवाह भरा मैसेज आता है या किसी भी तरीके का कोई मैसेज आता है तो पास के थाने में वो संपर्क करें, खुद कानून अपने हाथ में न लें? बिल्कुल सही, महत्वपूर्ण प्रश्न। अब समय आ गया है इस भयावह स्थिति के उपरांत 3 स्टेट्स ने तो सोशल मीडिया सेल पुलिस के गठन किए हैं जो कि इस प्रकार के मैसेजेस का अनुश्रवण करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, अनावरण करते हैं। लेकिन अब चूंकि ये एक महामारी के रूप में आ गई है, प्रत्येक पुलिस बल को चाहिए कि सोशल मीडिया सेल बनाए, इस प्रकार की अफवाहों का खंडन करे, निराकरण करे और पुरजोर तरीके से कहे कि ये समाचार, ये पोस्ट, इससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, अफवाह है, इस पर ध्यान न दें। पुलिस इनको प्रचलित करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई कर रही है, चाहे वो धारा 153A हो, चाहे 420 IPC हो या अन्य धाराएं हों, सुसंगत धाराओं में। और इस प्रकरण में तो IT एक्ट के साथ साथ रासुका के अंतर्गत भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन आज से 15 साल पहले IT एक्ट के तो मुकदमे ही नहीं लिखे जाते थे, पुलिस की ऐसी प्रशिक्षण नहीं होता था कि इसको किस प्रकार इसका अनुसंधान करें। लेकिन ये संतोष का विषय है कि प्रशिक्षण और कांस्टेबल से लेकर के ऑफिसर्स का शैक्षिक स्तर इतना अच्छा हो गया है कि वे सक्षम है। दुर्भाग्य से पुलिस की कार्य संस्कृति में इस प्रकार के अपराधों की जो प्रायोरिटी है वो बहुत नीचे है, उसको और ऊपर लाना होगा। क्योंकि अधिकांश पुलिस अधिकारी जो 40 वर्ष से 45 वर्ष से ऊपर के हैं वो शायद समझते हैं कि ये अपराध की श्रेणी में ही नहीं आता है अफवाह फैलाना। हकीकत ये है कि ये बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आता है। प्रभावी कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई और एक बिल्कुल फोकस तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से रोड मैप होना चाहिए। इन अपराधों को आइडेंटिफाई करना, अपराधियों को आइडेंटिफाई करना, और जो लोग छदम नाम से ट्विटर अकाउंट, ट्विटर हैंडल बनाते हैं, जो लोग फेक तरीके से एक ग्रुप्स बनाते हैं जिसका केवल एक काम होता है अफवाह फैलाना और स्वार्थ सिद्ध करना, उनका अनावरण करके कानूनी कार्रवाई करें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि रासुका लगाने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचारण करा करके आइडेंटिफाई करके जो वर्स्ट केसेस हैं उनको एक स्टेट में अगर एक कर लें तो इसका बहुत दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो अफवाह ने अब तक क्या क्या गुल खिलाए ये आपको हम बता देते हैं। बच्चा चोरी की अफवाह में कितने लोग अब तक मारे गए हैं। अब तक 21 की मौत हो चुकी है। कहां कहां ये मौतें हुई हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में 7 लोग मारे गए हैं, त्रिपुरा में 4 लोग मारे गए हैं, पश्चिम बंगाल में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। ये देखिए भारत का नक्शा। महाराष्ट्र में 7 लोग मारे गए इस अफवाह के चलते, त्रिपुरा में 4 लोग मारे गए, पश्चिम बंगाल में 2, असम में 2, तेलंगाना में 2, मध्य प्रदेश में 1, गुजरात में 1 और तमिलनाडु में 1। इसके अलावा ओडिशा में 15 घटनाओं में 28 लोग घायल हो चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया गुजरात में भी एक हत्या हो चुकी है इस अफवाह के चलते। तो गुजरात में भी बच्चा चोरी की अफवाह बड़ी तेजी से फैल रही है। सोशल मीडिया के जरिए मैसेज वायरल किया जा रहा है और फिर 1 या 2 लोगों पर भीड़ का कहर टूट पड़ता है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं राजकोट और गिर सोमनाथ में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद पिटाई की। राजकोट की यह तस्वीर 3 दिन पहले की है। ओमवाड़ा गांव के पास एक युवक पर लोगों ने हमला बोल दिया जबकि वो बर्तन साफ करने का लिक्विड बेचने का काम करता था। तो गिर सोमनाथ के भालपुरा इलाके में मजदूरी का काम करने वाले झारखंड के एक युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीट दिया। सबको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ सच्ची बात ना हो कि उसके बच्चे के कोई अपने बच्चे को कोई उठा कर लेकर जाए, फिर कुछ हकीकत की घटना बन जाए, तो इसलिए वो लोग ऐसे बोलते हैं। तो डर तो लगता है लेकिन सुरक्षा रखने की बहुत सलाह देते हैं हमको कि अभी इतना ध्यान रखना। स्कूल पे भी जाते हैं तो क्लास टीचर्स को, स्कूल को, प्यून को, सबको बोलते हैं कि भाई बच्चे कभी भी बाहर अपने आप निकल नहीं जाए न पाइए, हम लोग आकर ले लेंगे, ऐसे सब बोलते हैं। तो मेरा लोगों से ये आग्रह है कि ऐसा कोई भी मैसेज वायरल न करें। ऐसा कोई मैसेज उन्हें मिले तो उसकी खराई करने के लिए उसको तुरंत नज़दीक के पुलिस स्टेशन में वो मैसेज को पहुंचाएं। मैसेज पहुंचाने के बाद उसका अगर ऐसे लोगों के बारे में आपको माहिती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, तो वो जानकारी भी पुलिस को दें। पुलिस अपने लेवल पे ये सभी चीज़ें वेरीफाई करेगी। पुलिस वेरीफाई करके
ये मैसेज सही है कि गलत उसके रूट तक पहुंचेगी और उसके बाद उसमें एक्शन लेगी। गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया और साथ ही लोगों से अपील भी की है कि ऐसे मैसेज के मिलने पर तुरंत 100 नंबर डायल करके पुलिस से संपर्क करें। कहीं भी ऐसा मैसेज 100 नंबर डायल करने से आप उनके जरिए पहुंचा दें, हम तुरंत उनके बारे में कार्यवाही करेंगे। और ये जब ऐसी कोई घटना ही नहीं है तो ऐसे बात आगे सोशल मीडिया में नहीं फॉरवर्ड करनी चाहिए और ऐसी अफवाह के वजह से कोई किसी पर हमला करेगा तब पुलिस उनके सामने कड़क से कड़क कार्यवाही करे। चलिए, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात सरकार ने की और पुलिस ने भी भरोसा दिलाया कि आपके पास अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप 100 नंबर डायल कीजिए, पास के पुलिस थाने में इसकी सूचना दीजिए। लेकिन एक अहम सवाल सोनम महाजन से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। सोनम जी, हमें ये बताएं कि कितना मुश्किल है ऐसे तंत्र का गठन करना जो ये पता लगाए कि ये व्हाट्सएप मैसेज कहाँ से सर्कुलेट हुआ या ये मैसेज कहाँ से आया जो अफवाह था, कैसे पकड़ा जाएगा अफवाह फैलाने वालों को, ये कितना मुश्किल हो सकता है? अनुराग जी, मुश्किल है। लाइक आई सेड कि सोशल मीडिया इज़ अ मॉन्स्टर। आप अगर बोलेंगे कि आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, पर हम मिटिगेट ज़रूर कर सकते हैं। इस सरकार में बयान बहादुर बहुत है जो कह देते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो पुलिस कदम उठाएगी, बट प्रोएक्टिवनेस नहीं है। और कहीं ना कहीं जब मैंने पर्सनली भी ऐसे मामलों से मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं और जब मैंने खुद भी साइबर सेल की मदद मांगने की कोशिश की है तो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि सामने जो लोग नियुक्त हैं वो समझ भी नहीं पाते हैं कि आप क्या कह रहे हो। आपने नाम के लिए एक साइबर सेल तो खोल रखा है, पर वहाँ जो लोग नियुक्त हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, वो इशू को समझ भी नहीं पाते। जो आदमी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहा वो उसका निवारण कैसे करेगा। तो सिर्फ ये कह देना कि 100 नंबर पे कॉल करिए और हम एक्शन लेंगे, ये काफ़ी नहीं होगा। आप जिन लोगों को आप साइबर सेल में रखते हैं उनकी एक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। सोशल मीडिया में बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अफवाह फैला दी और फिर अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। पुलिस किस हद तक जाना चाहती है उनको ट्रैक करके उनको सज़ा दिलाए, उस पर ये बहुत निर्भर करता है। जब आप किसी 3-4 एग्जाम्पल्स ऐसे सेट करेंगे इस तरह के लोगों को जो अफवाह फैला के भाग जाते हैं, आप उनको ट्रैक करके उनको सज़ा दिलाएंगे तो आई थिंक इससे एक बहुत अच्छा मैसेज लोगों में जाएगा और जो भी लोग ये हरकतें कर रहे हैं उनको समझ में आएगा कि वी कैन नॉट गेट अवे विद दिस। तो टू स्टार्ट विद हमें मिनिमम इतना तो करना चाहिए, पुलिस कर्मियों की प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनको साइबर हाइजीन के बारे में, साइबर हेल्थ के बारे में समझाना चाहिए, किस तरह से इन मामलों को आपको डील करना चाहिए। जो विक्टिम्स होते हैं उसके मोस्टली पुलिस में एक होड़ होती है कि किसी तरह से हमें बस ये मामला खत्म करना है। जब भी मैंने भी पुलिस को रीच आउट किया है तो वो पूछते हैं हम क्या करें। मैं आपके पास क्यों आ रही हूँ? क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। जब आपको खुद ही ये क्लू नहीं है कि हम क्या करें तो आप मेरी क्या मदद करेंगे? तो सिर्फ ये बयान दे देना सरकार की तरफ से कि आप पुलिस में कंप्लेंट करिए, ये काफी नहीं है। पुलिस की ट्रेनिंग करना जरूरी है, उनको सेंसिटाइज करना जरूरी है। जनता को आप तभी सेंसिटाइज कर पाएंगे जब आप खुद सेंसिटाइज्ड है। ये बहुत अच्छी बात सोनम महाजन ने विक्रम सिंह साहब कही है कि वो कई बार पुलिस के पास खुद गई हैं इस तरीके के मैसेज या शिकायत लेकर के, तो पुलिस को पता ही नहीं होता कि अब करना किसे है, पकड़ना किसे। पुलिस ने कह तो दिया कि अगर इस तरीके का कोई मैसेज आए तो 100 नंबर डायल कीजिए, लेकिन 100 नंबर डायल करने के बाद पुलिस खुद पूछती है कि हमको करना क्या, हम इसमें क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस मामले में कितनी अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है या अलग से एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा इसके लिए? निसंदेह सोनम जी जो बात कही है वो ग्राउंड रियलिटी है और इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। हकीकत ये है कि पुलिस कर्मियों को एक बहुत लंबी यात्रा तय करनी है सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए। उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन वही अगर मैं कहूँ इन स्केल ऑफ 1:10 अभी आपकी यात्रा 2/10 पूरी हुई है, अभी 8 आउट ऑफ 10 आपको पूरा करना है और ये लंबी यात्रा है। ये ठीक है कि आपने कुछ छोटे मोटे कोर्सेज चलाए, आपने सेंसिटाइजेशन भी किया, लेकिन कालांतर में टेक्नोलॉजी तौर तरीके सब कुछ बदल रहा है। आईपी एड्रेस क्या होता है, आपने किस प्रकार इसमें कंसीलमेंट और हैकिंग और क्रैकिंग की जाती है, किस प्रकार इम्पर्सोनेशन किया जाता है,
किस प्रकार साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग की जाती है, इसके प्रशिक्षण के एक बहुत वृहद एक कार्य योजना के तहत होना चाहिए, जिससे कि कम से कम कोई भी व्यक्ति जाए तो उसको ये न कहा जाए कि आप हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे तो प्राथमिकताओं में ही नहीं आता है, हमारे पास संसाधन ही नहीं है। बहुत कुछ करेंगे तो ऐसी कोई अनर्गल तफ्तीश कर लेंगे जिसका कोई न सिर होगा न पैर होगा, और अदालत की स्क्रूटनी तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर प्रदेश को चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर के भी मैं चाहता हूँ कि BPRND के माध्यम से एक पाठ्यक्रम और एक मोनोग्राफ तैयार किया जाए जो बेसिक डूज एंड डोंट्स पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण और इन्वेस्टिगेशन प्लान में और इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ मौलिक सिद्धांत है उससे पुलिसकर्मियों को जागरूक करें। बिल्कुल, बहुत पुलिसकर्मियों को जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अफवाहों के चलते कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, और इसे सरकारों को और प्रशासन को बहुत गंभीरता से लेकर के प्राथमिकता पर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो अफवाहें होती हैं ये ज़रूरी नहीं है कि 2-4 असामाजिक तत्वों की फैलाई हो, बल्कि ये भी है मुमकिन कि इसके पीछे पूरा का पूरा एक संगठन, पूरा का पूरा एक तंत्र किसी गलत इरादे से काम कर रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी एक्सपर्ट्स का हम इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और अपने एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद जो मेरी राय बनी है वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। कानून को अपने हाथ में लेना बिल्कुल गलत है, ये हम अक्सर कहते हैं, और ये सच है कि कानून को अपने हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए। शक है तो पुलिस को बुलाएं और जांच करवाएं। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।